डीवीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग दिसंबर सीटेट को टारगेट करते हुए अपने मैथ क्लासेस को आगे बढ़ाएँगे और यह टेस्ट नंबर आपका 11 होगा, यानी कि सेट नंबर 11 होगा और 15 क्वेश्चन का यह क्वेश्चन सेट होता है। इसमें 15 क्वेश्चन शामिल होते हैं और इसके साथ ही साथ अगर आप अभी तक प्ले स्टोर से डीवीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आज ही आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं और साथ में बेसिक मैथ की क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में क्लासेस मिल जाएगी। आप जाकर जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या को ढूँढिए। यह विशेषता दिया गया है जिसमें से 3 अंक है। नंबर में 3 अंक है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में भी 3 अंक है, 2 में भी है, 3 में भी है और 4 में भी है। तो ऑप्शन नंबर इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, सभी में क्या है? 3 अंक है, ठीक है? इससे तो आपका ऑप्शन गलत होगा नहीं। अब आगे कहा जा रहा है दूसरे नंबर ऑप्शन में देखिए, दूसरा नंबर विशेषता क्या है? 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है। 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है यानी कि भाग लग सकता है, पूरा-पूरा भाग लग सकता है, लेकिन 5 से नहीं। लेकिन किससे नहीं? 5 से नहीं, यानी कि 5 से नहीं यानी कि लास्ट में 0 नहीं होगा, लास्ट में 0 नहीं होगा क्योंकि 5 का विभाज्यता का रूल क्या है? लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा, तो 5 से विभाजित नहीं होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। आगे चेक करते हैं। आगे कहा जा रहा है, यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है। यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है। यानी कि यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या हो सकता है? सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या यानी कि 1 0 यही सबसे छोटी होती है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 231, 132 और 462 में सबसे छोटा कौन-सा है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 सबसे छोटा है। क्या है? ऑप्शन नंबर 132 सबसे छोटा है। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 3 सबसे छोटा है, यानी कि 132 2, 3, 7 से क्या विभाजित है? अगर विभाजित है तो यही आपका सही आंसर होगा। जिसमें 2 जिसमें 2 में दी गई विशेषताएँ हैं और इसके पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के हैं। यानी कि 1 और 2 का दोनों साइड वाला जो अंक है, उसका योग जो बीच वाला नंबर है, यानी कि 132 है जो तो 1 और 2 का योग यह बीच वाला नंबर है, ठीक है? यानी कि यह भी कंडीशन फॉलो हो रहा है, यानी कि 132 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हमने कैसे इसका सही आंसर निकाला आपको पता लग गया है। इसी बेसिस के आधार पे अगर आपके कुछ एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सोल्व करके, ठीक है? इसी टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है 1 किलोमीटर का 2 पाँचवाँ भाग बराबर है। 2 पाँचवाँ यानी कि 2/5 2 पाँचवाँ का मतलब क्या है? 2/5 भाग बराबर है। 1 किलोमीटर देखिए सभी मीटर में दिया गया है। सभी आंसर किस चीज़ में दिया गया है? मीटर में दिया गया है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो सर आप कहेंगे सर 1000 मीटर होता है। 1000 क्या होता है? मीटर होता है। तब तो सभी आंसर मीटर में ही है। यानी कि 1000 का 2 पाँचवाँ भाग क्या होगा? का मतलब क्या होता है? गुना होता है। का मतलब क्या होता है? गुना होता है और 2 पाँचवाँ भाग का मतलब है 2/5 ठीक है? अब बराबर कहा जा रहा है, क्या है? तो बराबर कहेंगे तो 5 से 1000 तो कट जाएगा, कितना मरतबे? 200 से मरतबे कट जाएगा और 200 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, यानी कि 400 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस क्लास का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज ही आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और नोट्स वाले सेक्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं? इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 25,335 25,351 25,351 और 3255 यानी कि 3,255 में सभी 5 किसका 5 के सभी अंकित मान यानी कि अंकित मान का क्या होता है फेस वैल्यू और स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का योग क्या है? योग क्या है? तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अंकित मान और स्थानीय मान का योग पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम सभी का यहाँ पे अंकित मान क्या होगा? यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू तो 5 ही होगा और यहाँ पे भी 5 यानी कि अंकित वैल्यू क्या हो गया? इसमें 10 हो गया। इसका फेस वैल्यू हम देखेंगे इसका फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 + 5 यानी कि 10 हो जाएगा। अब प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या? प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान देखते हैं। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार से है तो हज़ार से गुना करते हैं, यानी कि 5 गुना 5 पे कै गो ज़ीरो बैठेगा? ऐसे में 5 पे कै गो ज़ीरो बैठेगा? तो 3 गो ज़ीरो, तो यहाँ पे हम कर देंगे 5 पे 3 गो ज़ीरो प्लस 5 पे अब कै गो ज़ीरो? 1 गो ज़ीरो, क्योंकि एक ही अंक बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5000 5000 50 5000 50 हो जाएगा। और इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी, इसका प्लेस वैल्यू हमें निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 प्लस 5 यानी कि 55। ठीक है, 55। अब कहा जा रहा है स्थानीय मानों का योग क्या होगा? सभी स्थानीय मानों का अंकों का योग क्या होगा? तो इसको जोड़ दो और लास्ट में दोनों को जोड़ देना, जो होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 50-50 को जोड़ोगे, यानी कि 5050 को 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50-60 50-60 यानी कि 5000 60 हो जाएगा। और इधर 55 और 60 को जोड़ोगे तो 65 हो जाएगा। और सभी को जोड़ोगे तो 50, 60 और 65 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5, 6, 6 12, 6, 6 12 हाथ में 2 हाथ हाथ में 1 और यहाँ पे 5100 क्या हो जाएगा? 5125 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे किया गया? इसमें कहा गया है 2 नंबर दिया गया है 25,351 और 3250 में 5 के सभी अंकित मान। अंकित मान, अब जिसको पता ही नहीं होगा कि अंकित मान को हम बोलते क्या हैं, तो क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं और फेस वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आप इसको इस तरीका से याद कर सकते हैं। आपके पास चेहरा कितना है? आपके पास चेहरा कितना है? तो आप कहेंगे सर मेरे पास चेहरा तो एक ही है। तो क्या चेहरा कभी भी बदलता है? क्या चेहरा आपका कभी भी बदलता है? तो आप कहेंगे कभी नहीं बदलेगा मेरा चेहरा। तो चेहरा नहीं बदलता है यानी कि अंकित मान भी नहीं बदलता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अंकित मान को फेस वैल्यू कहा जाता है। अंकित मान को क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू कहा जाता है। और स्थानीय मान, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, आपका घर कहाँ है? किसी न किसी स्थान पे होगा। आप कुछ दिन बाद वो अच्छे जॉब प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? आप किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर जाएँगे, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर जाएँगे। तो आपका स्थान तो बदल गया। तो इसी टाइप से क्या कहेंगे? स्थानीय आपका स्थान तो बदल रहा है, जिसके कारण से प्लेस वैल्यू भी बदलता है, प्लेस वैल्यू भी बदलता है। प्लेस वैल्यू निकालते कैसे हैं? अगर आप बेसिक क्लास जॉइन करना चाहते हैं, यानी कि बेसिक प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसके साथ ही साथ जोड़ कैसे करते हैं, जोड़ क्यों जोड़ होता है, कैसे जोड़ते हैं, ये सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आज ही बेसिक क्लास की मैथ की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से? एप्लीकेशन पे, डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे जाकर 5 स्टार रेटिंग देंगे और साथ में उस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत ही कम दामों में आप अच्छे कंटेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और सीटेट में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए वह क्लासेस काफ़ी बेनिफिशियरी होंगे और बेस्ट कंटेंट के साथ होंगे। ये आप नहीं कंपेयर कीजिएगा कि इसका प्राइस कम है, तो हो सकता है कंटेंट खराब हो, कभी नहीं। आपके सामने 1 मंथ का रिकवरी भी होता है, यानी कि 1 मंथ के बाद अगर आपको क्लासेस अच्छी नहीं लगती है, तो 1 मंथ के अंदर-अंदर आप क्लासेस में पूरा रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? यह फैसिलिटी आपको मात्र डीवीएस टीच एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 9,000 किलो ताजी मछली पकड़ती है। क्या करती है? 9,000 किलो ताजी मछली, यानी कि ताजा मछली पकड़ती है। ताजी मछली का विक्रय मूल्य ₹30 है। ताजी मछली का सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस ₹30 प्रति किलो है। ठीक है? और सूखी मछली की विक्रय मूल्य ₹120 प्रति केजी है। यानी कि जो सूखी मछली है, खराब मछली है या जो सूखा है, झींगा जैसे डो टाइप का होता है, नदी से आप पकड़ेंगे ताज़ा-ताज़ा तो क्या होगा? गीला होगा और ताज़ी मछली होगी। जबकि वहीं इस झींगा को सिखा सुखा दिया जाता है तो क्या हो जाता है? सूखी मछली हो जाती है। वह ₹120 केजी बिकती है, ठीक है? जिसमें से पानी भी कम हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसका वज़न भी कम हो जाता है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है, तो यह उसके वज़न की 1/3 रह जाती है, 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है, तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितना पैसा अधिक मिलेगा? ताज़ी मछली, ऐसे तो वो फ्लोरा नाम की एक कंपनी है, फ्लोरा नाम की एक कंपनी है, जो क्या करती है? ताज़ी और सूखी दोनों मछली बेचती है। वह ताज़ी मछली पकड़ती है, जो कंपनी है, वह कितनी मछली पकड़ती है? तो ताज़ी मछली पकड़ती है, ताज़ी मछली पकड़ती है कितना? 9,000 केजी, 9,000 केजी पकड़ती है और कैसे केजी यह बिकता है? तो ₹30 केजी बिकता है, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो सेलिंग प्राइस आप कहेंगे सर, सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा, कुछ नहीं कीजिए आप 9,000 को कितना से गुना कर देना है? 30 से गुना कर दीजिए तो हमारा आंसर निकल जाएगा।
यानी कि 9 त्रिक 27 और 27 पर कै गो जीरो? 4 गो जीरो। कै गो जीरो? तो 4 गो जीरो। यानी कि 2,70,000 रुपया या अगर सूख ताज़ी मछली बेचती है तो, ठीक है? ताज़ी मछली बेचती है तो इतना रुपया प्राप्त करती है। लेकिन कहता क्या है? सूखी मछली यहीं पे क्या बिकती है? ₹120 केजी। सूखी मछली कैसे बिकती है? ₹120 केजी। लेकिन वह बेचना क्या चाहती है? बेचना चाहती है, इसमें अंतर करना है। यानी कि सूखी मछली बेचेगी तो कितना प्रॉफ़िट होगा और कितना ज़्यादा होगा, यही आपको बताना है। देखिए, जो मछली ताज़ी है, अगर इसको सुखा दिया जाए तो इसका हिस्सा 1/3 ही रह जाता है। यानी कि शेष सूखी मछली का वज़न क्या हो जाएगा? सा ताज़ी मछली को हम सुखा रहे हैं, तो सूखी मछली का वज़न कितना हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, 1/3 केजी रह जाता है, यानी कि 3300 ग्राम रह जाता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि 9000 का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? या कट जाएगा, 3000 हो जाएगा, 3000 ग्राम। कितना बचेगा? 3000 केजी, 3000 केजी। क्योंकि 9000 मछली को जब हम सुखाएँगे तो उसका वज़न भी तो कम होगा ना। वज़न क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वहाँ से वाष्प पानी खत्म हो जाएगा और पानी वाष्प में बदल जाएगा, जिसकी वज़ह से उसका वज़न कम हो जाएगा। वज़न कम होगा यानी कि मछली की जो मात्रा है वह कम हो जाएगी। जब मात्रा कम हो जाएगी, तो यह मछली कैसे? सूखी मछली महँगी बिकती है। कितना महँगी बिकती है? तो ₹120 केजी बिकती है। तो अब सूखी मछली का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आप कहेंगे सर हमारे पास तो सूखी मछली का वज़न तो पता ही है, कितना है? तो सूखी मछली का वज़न 3000 है और बिकता कैसे है? ₹120 बिकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, 12 तिया 36 कर दीजिए और बाकी 4 गो ज़ीरो बिठा दीजिए कि यानी कि 3,60,000 में बिकेगा। 3,60,000 में बिचेगा, कितना में? सूखी मछली 3,60,000 में बिकेगा, जबकि वहीं ताज़ी मछली 9,000 केजी बेचता है। फ्लोरा कंपनी जो है वह 9,000 कम मछली बेचता है, तो 2,70,000 में ही बनाता है, 2,70,000 ही पैसा कमा पाता है। लेकिन जब उसी मछली को सुखा देता है तो उसका वज़न तो कम हो जाता है। उसका वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन कितना कम होता है? 1/3 कम हो जाता है। यानी कि मछली 3 तिहाई कम हो जाती है, 3 तिहाई कम हो जाती है, ठीक है? कम हो जाती है यानी कि 3000 केजी ही सूखी मछली तैयार हो जाती है। तो 3000 सूखी मछली जब तैयार होती है, तो उसको ₹120 केजी बेचा जाता है, ₹120 केजी बेचा जाता है। तो ₹120 केजी बेचा जाएगा तो क्या करेंगे? 3000 को 120 से गुना कर देंगे। 3000 को 120 से गुना कर देंगे तो 3000 ₹3,60,000 हम कमाएँगे। तो अब कहा जा रहा है क्या? तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितना पैसा अधिक मिलेगा? यानी कि 3,60,000 में से हम कितना घटाएँगे? ₹2,70,000 घटा लेंगे और जितना बचेगा, उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0, 0, 0 और 6 में से तो 7 घटेगा नहीं, 6 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो 6 था पहले, लेकिन अब हासिल बना तो 16 हो गया, 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा और पहले 3 था लेकिन अब 1 हासिल में चला गया है तो 2 बचा और 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0 यानी कि ₹90,000 ज़्यादा कमाएगा। कितना रुपया ज़्यादा कमाएगा? ₹90,000 ज़्यादा कमाएगा। आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? इसी टाइप के क्वेश्चन आप हमारे बेसिक क्लास के मैथ से ज्वाइन करके सीख सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में, एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/5 भाग, 4/7 भाग लड़कियाँ हैं, ठीक है? कुल विद्यार्थी जितना भी है, वह क्या कहा जाता है? 4/7 भाग लड़कियाँ हैं और शेष भाग लड़के हैं, शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा क्या जा रहा है? स्कूल में बॉयज़ का जो संख्या है, यही हमें पूछा जा रहा है। लेकिन हमसे सबसे पहले इक्वेशन बनेगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे मानना होगा, लड़कियों की संख्या मानना होगा। क्या करेंगे? हमें मानना होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, बेसिक तरीके से चलेंगे, सब बेसिक से ताकि आपको समझ में आ जाए। माना कि लेट गर्ल्स नंबर यानी कि लड़कियों की संख्या क्या करेंगे? माना कि लड़कियों की संख्या बराबर कितना लिखेंगे? 1 तब कहा जा रहा है, इस लाइन को पढ़िए, यहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ से लेकर लड़कियों की संख्या है, वह कितना है? लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है। 211 ज़्यादा है, यानी कि अब हमें लड़कों की संख्या निकालना होगा, लड़कों की संख्या निकालना होगा। तो लड़कियों की संख्या 211 ज़्यादा है, यानी कि
लड़कों की संख्या क्या है? कम है। x माइनस कितना कर देंगे? 211 कर देंगे। 211 कर देंगे। 211 कम हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा जा रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है, 211 ज़्यादा है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? यानी कि ये सभी को जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? जो सभी को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? टोटल नंबर प्राप्त हो जाएगा, लड़का और लड़की की संख्या स्कूल में कितना है? प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और कंडीशन दिया गया है कि स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियाँ हैं, 4/7 भाग लड़कियाँ हैं और शेष भाग लड़के हैं। शेष भाग क्या है? लड़के हैं। तो इसका तो बाद में पहले इसको सोल्व कर लेते हैं और x का मान प्राप्त कर लेंगे। x का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? स्कूल में टोटल नंबर कितना है, वह हमें पता चल जाएगा। तो चलिए थोड़ा-सा कैलकुलेट करते हैं। कहा जा रहा है लड़कियों की संख्या x है। अब हमें लड़का और लड़की दोनों को जोड़ेंगे तब तो हमारा क्या निकलेगा? स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेगा ना? तो चलिए इसको जोड़ते हैं। x प्लस x माइनस 211 बराबर क्या कर देंगे? बराबर हम कर देंगे एक इक्वेशन इधर भी दिया गया है, इसको भी सोल्व करना होगा, तब तो हमें पता चलेगा ना। एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग। कुल विद्यार्थी कितना है? कुल विद्यार्थी तो हमें कुछ करना होगा ना, तो 4/7 भाग लड़कियाँ हैं। कुल विद्यार्थी का 4/7 भाग। यानी कि यहाँ पे जितना भी आएगा वह उसका 4/7 भाग क्या है? लड़कियाँ हैं। इसको जोड़ लीजिए। इधर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे 2x हो जाएगा और उधर जाएगा तो 211 हो जाएगा। ये तो लड़की लड़का कभी भी क्या हो जाएगा? एक जैसा तो होगा नहीं। x बराबर कितना आ जाएगा? 105.5 यानी कि 0.5 कभी भी संभव है? नहीं ना। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। इस सेशन के सबसे लास्ट में हम आपको बताएँगे ताकि थोड़ा-सा और डिटेल से और बेसिक से बता पाएँ, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें इक्वेशन को सोल्व करना होगा तब यह क्वेश्चन बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है, की कीमत ₹4 है। ₹4 है। परवीन एक दीवार बनाना चाहता है, जिसकी बीमाई इस प्रकार है: 1 मीटर ऊँची, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई। इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी होगी? कितनी राशि खर्च करनी होगी? इसमें हमें क्या करना होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई को सभी को गुना कर दीजिए और जितना रुपया है, जितना सेंटीमीटर बनता है उसे गुना कर देंगे तो हमारा पूरा रुपया मतलब पूरा लागत पता चल जाएगा कितना लगेगा। तो एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर कहा जाता है, ठीक है? चौड़ाई 10 सेंटीमीटर कहा जाता है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर कहा जाता है। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है और मोटाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है, जिसका कीमत कितना है? ₹4 है, ₹4 है, ठीक है? परवीन एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी बीमाई इस प्रकार है: 1 मीटर ऊँची, 1 मीटर ऊँची। यह सभी डाटा किस चीज़ में दिया गया है? सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसे भी आपको क्या करना होगा? सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो यह 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर लंबा, तो यह भी 100 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर मोटा, 5 सेंटीमीटर मोटा। अब ठीक है, इस सभी को हमें क्या करना है? इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी होगी? तो सभी को क्या कर दें? एलबीएच होता है। फ़ॉर्मूला क्या होता है? एलबीएच। इसको गुना कर दो आपस में और उसको क्या करना है? 4 से गुना कर देना, जो आंसर होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, 1 ईंटा, इतना-इतना से कितना ईंटा तैयार होगा? देखिए ध्यान से। मोटाई तो हमारा सेम ही है, मोटाई तो सेम ही है, लेकिन यह 10 सेंटीमीटर और यह 20 सेंटीमीटर। इधर करेंगे तो 5 5 चौका 20 और इधर करेंगे तो 10, ठीक है? 10 10 ईंटा हमें लगेगा कितना? 10 ईंटा लगेगा। यानी कि 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹400 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है। यह गुणधर्म कहलाती है। 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2 गुना 3 उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यानी कि 3 गुना 2 भी कर दे तो 6 ही रहेगा, समान ही रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय गुण, व्युत्क्रम गुण नहीं होगा, तत्समक गुण भी नहीं होगा, साहचर्य गुण का मतलब होता है एक इधर जाए बराबर के उस साइड में जाता है तब यहाँ पे क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि एक वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा? तो सबसे पहले व्यास हम मान लेते हैं। यह एक वृत्त है और इसका परिधि यही ना होता है। तो परिधि चलिए हम 2 मान लेते हैं। परिधि कितना मान लेते हैं?
परिधि करें, व्यास मान लेते हैं 2, व्यास मान लिए 2 पुराने वाले का। कहा जा रहा है यदि एक वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए, यानी कि व्यास को दुगुना यानी कि अब 4 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 4 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। तो नए वृत्त, नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात कितना होगा? नई यही बना है ना? या क्या बना है? नई बना है। तो परिधि क्या आता है? 2 पाई r होता है, यानी कि कितना होगा 2 पाई r, यानी कि पाई को पाई में ही रहने दो और r से गुना कर दो 4, यानी कि 8 पाई हो जाएगा। पहले इसका क्या होता 2 पाई r, फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा तो 2 पाई गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। कितना गुना हो रहा है? तो 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। 2 गुना हो जा रहा है ना? 2 गुना हो रहा है तो हमें क्या बताना है? यहाँ पे देखिए पुराने वृत्त की परिधि से अनुपात, नई परिधि का नई परिधि, तो नई परिधि सबसे ऊपर कहा जा रहा है, यानी कि 8 पाई बटा पुराने वृत्त की परिधि, यानी कि नीचे में कितना करेंगे 4 पाई, कितना करेंगे 4 पाई। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यह कितना आ रहा है 2 बटा 1, यानी कि 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। कक्षा 5 के विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया। देखिए कक्षा 5 के विद्यार्थी कौन है? मनोज माया के घर से दूध लेने गया, जो उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापसी आने के बाद वह स्कूल गया। घर वापसी आने के बाद वह स्कूल गया, जो उसके घर की पूर्व दिशा में। यह किस चीज से रिलेटेड है मालूम है? यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित है। किससे? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित है और इसमें आपको क्या करना होगा? फिगर भी बनाना होगा, उसके बाद ही आप इसका बिल्कुल क्या कर सकते हैं? सही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग फिगर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर बनाना है सही, बिल्कुल सही बनाना है, तो बिना फिगर के यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कक्षा 5 का विद्यार्थी है, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। विद्यार्थी कौन है? मनोज और माया के घर से दूध लाने गया। उसके घर की उत्तर दिशा में, उसकी घर की उत्तर दिशा में, जो उसके घर की उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। यहाँ पे मनोज माया के घर से, मनोज गया है, क्या गया है? यह मान लीजिए मनोज का घर है। यह कौन है? मनोज का घर है। तो मनोज माया के घर गया है। मनोज माया के घर गया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं म एमजे मनोज, ठीक है? और यह उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर गया है, जहाँ पे किसका घर है? माया का घर है। किसका घर है? एम ए लिख देते हैं, माया का घर है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर है। 500 मीटर है। घर वापसी आने के बाद वह स्कूल गया, जो उसके घर की पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है? यह यहाँ आ गया, वापस आ गया, मनोज अपने घर आ गया वापस और कहा जा रहा है वह अपने पूर्व दिशा में, इसके पूर्व दिशा में, मनोज के घर के पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन है? स्कूल है। यह क्या है? स्कूल है। क्या है? स्कूल है। कितना दूरी है? 1000 मीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया है। दोनों स्थानों के बीच स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया है, यानी कि यह बनाने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? यह बनाने के लिए कहा गया है, रास्ता बनाने के लिए कहा गया है। कहा गया है उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु आकार एच नाम दिया, जो उसके घर को दिखाता है, घर को दिखाता है, यानी कि मनोज के घर का डिनोट क्या है? एच है। ठीक है? जो उसके घर को दिखाता है। फिर उसने माया के घर के लिए एम और स्कूल के लिए एस और माया के घर के लिए माया के घर के लिए एम और स्कूल के लिए एस बिंदु बनाया। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन-सा है? कौन-सा है? अब हमें स्टेटमेंट पढ़ना है। देखिए, फिगर तो बनकर तैयार हो गया और फिगर में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जौन स्टेटमेंट सही होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर सही होने के लिए क्या करना होगा? हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। एस बिंदु को एच बिंदु के दाईं ओर बनाया जाता है। एस जो बिंदु है, यह तो एस है। देखिए एस यह बिंदु है ना? 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि फिगर समझ में आए। यह एस आपका बिंदु है। यह क्या है? एस बिंदु है। वो एच बिंदु के दाईं ओर, तो एस अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरफ से खड़ा है, तो इसके दाएं तरफ क्या होगा?
दाएँ तरफ तो इधर नहीं होगा, ये तो बाएँ साइड में है ना, बाएँ साइड में है, बाएँ साइड में है, जबकि यह कहाँ कहा जा रहा है? दाईं ओर कहा जा रहा है, जिसकी वजह से यह गलत हो जाएगा, जिसकी दूरी एचएम है, एचएम है, से दुगुनी है, एचएम से दुगुनी है। ये तो कहा हुआ बात सही है, ये कहा हुआ बात सही है, लेकिन यह कैसे? इसका फेस निर्धारित होगा तब तो हम बता पाएँगे ना, कि व्यक्ति का राइट है या लेफ्ट है, यह कब पता लगेगा? लेकिन यह दुगुना है, 500 का दुगुना कितना होता है? 1000 होता है, यानी कि 1000 हो जाएगा। यह दुगुना तो है, ठीक है? यह कन्फर्म है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगर अभी भी कन्फर्म नहीं होता है, तो हम मान लेंगे कि इस व्यक्ति का फेस दाएँ में ही है, लेकिन कब? जब आगे के 3 ऑप्शन गलत होंगे, तब तो ऑप्शन नंबर 1 मानेंगे ना। आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है, इस बिंदु को एच बिंदु के नीचे बनाया गया है। इस बिंदु के नीचे, तो नीचे की बात तो हो ही नहीं रही है। नीचे कहाँ है? ये दोनों तो एक ही समान है ना, एक ही दूसरे के सामने है, तो ये तो नीचे नहीं है, जिसकी वजह से यह गलत है। नीचे की वजह से यह पक्का गलत है, ठीक है? इस बिंदु को एच बिंदु के दाईं ओर बनाया गया है। इस बिंदु को एच बिंदु के दाईं ओर, हाँ, ठीक है, एच बिंदु के दाईं ओर ही बनाया गया है। दाईं ओर बनाया गया है और जिसकी दूरी एचएम के बराबर तो नहीं है भाई, एचएम के बराबर कहाँ है? ये 500 है, जबकि यह 1000 है, तो बराबर कैसे हो जाएगा? बराबर की वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। इस बिंदु एच और एम बिंदु के बीच में है। जो एस बिंदु है, वह एच और एम के बीच में है। एस और एम के बीच में है। कैसे बीच में है भाई? ये भी नहीं। आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। अब यहाँ पे व्यक्ति का जो दाईं ओर कहा जा रहा है ना, एस बिंदु को एच बिंदु के दाईं ओर, एच बिंदु के दाईं ओर एस को बनाया गया है। हाँ, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है? यह ऑप्शन नंबर एच और एम के बीच में एस कहाँ से है? जिसकी वजह से यह गलत है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर अधिक है। के आयत वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर डैश है। तो सबसे पहले इसमें वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना है और आयत का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है? भुजा स्क्वायर 4 गुने भुजा होता है ना, वर्ग का परिमाप। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? वर्ग का परिमाप। यहाँ से हमें भुजा पता लग जाएगा। वर्ग का परिमाप हमें दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, ठीक है? और यहाँ पे इसका फ़ॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है, तो 48 है, यहाँ से भुजा हम देखेंगे, तो भुजा कितना हो जाएगा? 48/4, यानी कि भुजा बराबर 12, भुजा बराबर 12 हो जाएगा। अब आगे कहा जा रहा है, एक आयत का परिमाप, अब आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे कहा जा रहा है आयत की लंबाई जो लंबाई है वो आयत की चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 सेंटीमीटर अधिक है। हम मान लेते हैं कितना है? मान लेते हैं हम आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और 4 अधिक लंबाई है, यानी कि यह 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो 2 इंटू 5 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुना 6, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 12 और इधर भुजा 12 आया है। तो अब क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है? हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप से तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल थोड़ा-सा हम निकाल लेते हैं यहाँ से, थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें तो यह पता लग गया कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है आयत का, तो क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि 5 गुना 1 यानी कि 5, ठीक है? और इधर करेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इधर करेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है? 144 हो जाएगा और दोनों का अंतर कहा जा रहा है, तो 5 इधर कितना हो जाएगा? 4 अधिक है, 4 अधिक है। अगर यहाँ पे 8 मान लें तो कितना हो जाएगा? बढ़ चुका 48। यहाँ पे देख लीजिए वर्गों के वर्गों के तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में। सबसे पहले इसका कितना हो रहा है? 12 चौका 48, 4 गुना भुजा और यह 48 सेंटीमीटर यानी कि इसका तो भुजा कन्फर्म है। आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है।
आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो अब हमें कोई तो फिक्स करना होगा ना, आयत की चौड़ाई कितनी है? हम कैसे मान लें कोई भी डाटा कि कितना है? 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई। अगर यह 3 सेंटीमीटर होगा तो यह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 4 अधिक है। जबकि लंबाई और चौड़ाई को हम फिक्स नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे चौड़ाई हम फिक्स कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे इसका कोई आंसर निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। जब आंसर नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या इसका हो सकता है कि जो यह 48 सेंटीमीटर वर्ग है, इसी को हम क्या कर दें, आयत में चेंज कर दें। आयत का परिमाप भी हम क्या मान लें, 48 सेंटीमीटर मान लें और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई पे हम क्या कर दें, उसको तोड़ दें। ठीक है, तभी संभव है कि इसका आंसर निकल पाएगा। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 48 सेंटीमीटर ही वर्ग का आयत का परिमाप मान लेते हैं। आयत का परिमाप जब 48 सेंटीमीटर मानेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वह हम निकाल लेते हैं 48 सेंटीमीटर के बिहाफ पे ही। तो आयत का परिमाप जब हम आयत का परिमाप हम कितना मान रहे हैं, 48 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप जब हम 48 सेंटीमीटर मानेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि वर्ग का बात हो रहा है तो 48 सेंटीमीटर, कोई दूसरा तो डाटा दिया हुआ है नहीं, और जिसकी वजह से हम चौड़ाई और लंबाई को फिक्स कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हम इधर लिख देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 48 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, हम मान लेते हैं कि कितना है यह, x है। कितना है, चौड़ाई हम मान लेते हैं x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा हमारा x प्लस 4, x प्लस 4। यहाँ पे हम लंबाई बराबर लिख लेते हैं x प्लस 4 और प्लस x। कोई दिक्कत, यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 बराबर में 48। यहाँ पे x लिखेंगे तो x प्लस 2x हो जाएगा, 2x प्लस 4। यहाँ पे करेंगे तो यह हो जाएगा आपका बराबर 48। इधर करेंगे तो 4x प्लस 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अंदर में कोष्टक से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बराबर में 48, बराबर में 48। यहाँ पे 4x बराबर, इधर जाएगा तो 48 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 में से 8 जाएगा तो 40 बचेगा, और x बराबर हमारा मान आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ गया। x जब 10 सेंटीमीटर, यानी कि लंब चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और यह 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई एल बी, एल बी हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 14, 10 गुना 14, 10 गुना 14 यानी कि 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर अंतर कहा जा रहा है, अंतर कहा जा रहा है, यानी कि 144 में से 144 में से 140 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हम वर्ग के परिमाप को ही आयत के परिमाप माने हैं, जिसकी वजह से इसका सही आंसर निकल पाया है। अगर ऐसा नहीं करते तो इस क्वेश्चन का आयत का चौड़ाई और लंबाई फिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से इसका सही आंसर निकालना मुश्किल था। जिसकी वजह से हमें वर्ग का परिमाप को ही आयत का परिमाप मानना पड़ा, और इस क्वेश्चन में यही मानना पड़ेगा, तभी आंसर सही निकलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, एक शिक्षिका कक्षा 1 के बच्चों को कुछ चित्र दिखाती है और उसमें हो रही घटनाओं के अनुसार उन्हें क्रम में लगाने के लिए कहती है। क्रम में लगाने के लिए कहती है, क्रम में लगाने के लिए कहती है। क्रिकेट खेलना, नहाना, भोजन करना, किताबें पढ़ना, इस गतिविधि के द्वारा। ठीक है। इस गतिविधि के द्वारा, किताबें पढ़ना इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका समय और घटनाओं के क्रम की अवधारणाओं को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि ये घटनाएँ किसी भी क्रम में हो सकती है। शिक्षिका केवल समय की समय की अवधारणा विकसित करना चाहती है। शिक्षिका घटनाओं के क्रम की अवधारणा को विकसित कर सकती है। यहाँ से यह जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका आपका पेडोलॉजी मैथ के जो 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी के पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आप इस क्वेश्चन को उसमें बना लेंगे, ठीक है? क्योंकि यह पेडोलॉजी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, एक घनाभार बॉक्स 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊँचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, घनाकार भुजे की भुजा कितना है? 11 सेंटीमीटर है। नेहा इन बॉक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। घनाकार बॉक्स में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या, घनाकार बॉक्स में पैक किए गए घनों की संख्या में निम्नलिखित संख्या अधिक है। कितनी संख्या अधिक है? यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, और आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आप आज ही मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से? टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है?
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल नई वाली सेशन में और मोबाइल एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि इस मोबाइल एप्लीकेशन पे ही आपको हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 2-4 एग्ज़ाम के लिए आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएँगे जिसको आप देकर यह एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और कौन-सा सेक्शन मजबूत है। इसलिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन और साथ में प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग अवश्य दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।